इस लेक्चर में हम 2025 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेबस दिखा देता हूँ, जो बोर्ड का सिलेबस है। देखो सिलेबस आप को पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। सिलेबस जब तक आपको नहीं पता है तो आई थिंक मुझको लगता है कि आपको शायद हो सकता है अगर आप किसी प्राइवेट बुक्स पढ़ रहे हो, वो प्राइवेट बुक वाला आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा दे जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म होती है वो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है कि इस फॉर्म का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस फॉर्म का होता है। दूसरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फैक्टराइजेशन मेथड से है और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा हो मतलब सॉल्व किया होगा, तो उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये दो ही हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है सॉल्व करने के। पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हुआ करता था, लेकिन अब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट मतलब हटा दिया है उसको। फिर उसके बाद में जो है डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है और रूट्स होते हैं उसके क्या नेचर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन, ये सिलेबस था हमारा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको अगर इसका और वेटेज के बारे में बताऊं तो देखो ये ना अलजेब्रा के अंदर आती है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, ये अलजेब्रा के अंदर आती है। और अलजेब्रा कितने मार्क्स की आती है? अलजेब्रा आती है 20 मार्क्स। तो अगर देखा जाए पिछले साल जो जितने भी सेट खुले थे उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन रखा हुआ था, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम ये अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थोड़े से जरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, उसका यूज हुआ है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी क्या फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ये फॉर्म होता है: ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में वही पूछ रहा था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब ए जीरो हो सकता है, बी जीरो, सॉरी, सी जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू जीरो आपने रख दी तो ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। जबकि हमको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स की जो ए की जो वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल नहीं करते, मतलब वो जीरो, उसकी वैल्यू कभी नहीं आ सकती है। अब देखो, तो इसकी क्या क्या फॉर्म बनेगी? इसकी ये फॉर्म बन सकती है कि ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू 0, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू 0। या फिर ये भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके बारे में आपको मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या फॉर्म होती है। तो अब ये हुआ। अब कैसे देखो, अब हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट, हमने ये फॉर्मूला देखा था। डिस्क्रिमिनेंट का कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है: बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है। अब हम जब ये डी निकालते हैं तो डी की वैल्यू ये हो सकता है कि डी की वैल्यू जीरो आ जाए, या डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ जाए, या फिर डी की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है। अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आए तो हम ये बोलते हैं कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना चाहिए आपको। रूट्स विल बी, क्योंकि इनका यूज है रियल एंड इक्वल। कभी कभी क्या करता है वो यहाँ पर रियल शब्द का यूज नहीं करता है, केवल इक्वल बोल देता है, तो उसका मतलब यही होता है। अब बात करें, जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो जब रूट कैसे होंगे उस टाइम पर? रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, या फिर आप बोलोगे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इन शब्दों का यूज किया जाता है। आप जिस बुक में पढ़ रहे हो और उसमें हो सकता है कि मतलब रियल एंड अनइक्वल लिखा हुआ हो, तो एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्या क्या लिखा हुआ हो सकता है? रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसे लिखा हुआ हो सकता है: रियल
एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब रूट्स रियल होंगे और उनको दोनों अलग अलग आ रहे होंगे। अब जब डी की वैल्यू जीरो से छोटी है तो डी का मतलब जीरो, डी माइनस में है, और जब डी माइनस में आता है तो इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, रूट्स, आपके यहाँ पर रूट्स इमेजिनरी वाला नहीं है, ये रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इमेजिनरी वगैरह बस आपको ये या तो ये लिख देना या फिर ये लिख देना, नो रियल रूट्स। नो, आप ऐसे लिख सकते हो, रूट्स विल देयर देयर बी विल बी देयर विल बी नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इस टाइप के जो है आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर आपको पता लग जाएगा कि ये रूट्स कैसे होंगे। तो ये हमने सब कुछ सीख लिया, और अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम, यही कॉन्सेप्ट का यूज है। तो पहला यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल। तो आपको रियल एंड इक्वल रूट्स यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, क्या पहला ऑप्शन आंसर होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, और कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2x इक्वल टू 2x प्लस वन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो आमने सामने जब सेम वैल्यू लिखी हुई हो, जैसे 2x इधर प्लस का है, 2x यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस वन है, ये भी प्लस वन है, ये भी कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, अब ये मुझको ये पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं इसका डिस्क्रिमी और जो नेंट है वो निकाल सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको डी निकालना पड़ेगा। वैसे तो ऐसे भी पता लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, उनको डी 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 से ही पता लगता है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डी, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखते हैं कितना आता है। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ए कितना है, ए की वैल्यू है यहाँ पर वन, बी कितना है, बी है जीरो, सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो बी की वैल्यू जीरो है, मतलब बी जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस फोर, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन, सी की वैल्यू कितनी है, जीरो, मतलब ये भी जीरो, तो इसका मतलब डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा जीरो। तो अब देखो डी की वैल्यू जीरो आ गई, जब डी की वैल्यू जीरो आती है तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है, आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन ने उसने आंसर दे दिया। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अच्छा एक और चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। आपको ना बी ऑप्शन या सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। मैं अगर आपको एक दिखाऊंगा यहाँ पर एक ऑप्शन, कोई सा एक ऑप्शन ले लेता हूँ, लेट से मैं डी ऑप्शन ले लेता हूँ। तो डी ऑप्शन में जैसा हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब डी निकालते हैं यहाँ से। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फॉर्मूला है डी का, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, वन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस फोर, a की वैल्यू वन, c की वैल्यू यहाँ पर वन है, तो कितना आ जाएगा, वन माइनस फोर, दैट इज माइनस का थ्री। तो मतलब d की वैल्यू कैसी आ गई, d की वैल्यू यहाँ पर जीरो से छोटी आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे। तो फिर रूट्स रियल नहीं होते तो फिर कैसे होते, इमेजिनरी। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, मतलब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा था कि आपको आपका जो आंसर है वो पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, तो वो सॉल्व करने से यहाँ पर निकल गया, आपको बाकी ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये ना एक एनसीईआरटी में एक एग्जाम पल दे रखा है। तो उसके बेसिस पर ये इन्होंने क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का फ्रेम करा था 2025 में, ये मतलब 2025 के हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जरा मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले जरा समझा देता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर 9th क्लास का यूज हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। देखो पाइथागोरस तो आपने सभी ने पढ़ी है,
काफ़ी बार पढ़ी होगी अलग अलग स्कूलों में, मतलब आप जो भी है वो आपको पढ़ाया गया होगा। तो पहले ये समझो नाइन्थ क्लास का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। हमने नाइन्थ क्लास में एक जो है कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल की जो डायमीटर होती है, ये इस सर्कल की डायमीटर है, ठीक है। इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया ए और इसका एक एंड पॉइंट हो गया बी। अब ये अगर सरकमफेरेंस को कहीं टच कर रही है, लेट्स से यहाँ पर टच कर रही है ये, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इसको अगर मैं पी या कुछ भी दे सकते हो आप सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, ये जो ए बी पी, ए बी पी जो ट्राइंगल है वो कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बस यही समझाना था मुझको। अब जैसे ही हमको ये पता लग जाता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड, वो हाइपोटेनियस होती है। मतलब ए बी यहाँ पर हाइपोटेनियस और ए पी को आप बेस या परपेंडिकुलर जो भी कुछ बोलो वो बोल सकते हो, और पीबी को यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये जो नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है ये आपको सिखाया गया था कि उसमें ये बताया गया था कि जब भी कोई सेमी सर्कल में, मतलब डायमीटर इन द सेमी सर्कल, तो वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस सीधा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद कर लो, आपका हो जाएगा। तो पाइथागोरस को आपको पता ही है, पाइथागोरस तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास, क्वेश्चन को रीड कर लें, देयर इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर। तो एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ की जो डायमीटर है वो कितनी है, 65 मीटर, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इसका डायग्राम दे रखा है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर, जो ए बी है ये डायमीटर है और वो जो है वो सर्कल का सेंटर है। अब उसकी बात करते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ पॉइंट पी। यहाँ पर ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर एक एंट्री गेट जो है बनाया गया है, जिससे पार्क में हम अंदर आ सके। उसके बाद में ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट, और ये बोला गया है कि ये यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए, पी फ्रॉम, ये जो बोला है सच दैट की डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ए इज 25, सॉरी 35 मोर 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द बी। तो ये क्या बोला है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बारे में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो डायग्राम है मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, क्योंकि तो हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर, इस सर्कल की जो डायमीटर है वो ये डायमीटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको ए दे दो और ये बी, शायद यही पॉइंट दे रखे हैं। तो एक को ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये इधर इसने एंट्री गेट दिया हुआ है, यहाँ पर ये पी पॉइंट है और यहाँ पर एक गेट दिया हुआ है एंट्री। तो इसको मैं जरा, ठीक है, इसको मिला देते हैं हम ये। तो ये सर्कल, अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगना है। कॉन्सेप्ट ये जो मैंने पीछे बताया था कि ये सर्कल की जो डायमीटर देख रहे हो, ये सरकमफेरेंस पर टच कर रही है यहाँ। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो जब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एपी क्या हो जाएगा, एपी एपी यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा। और एपी ये जो एपी एपी है, सॉरी एबी जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा, और एपी किसी को बेस या परपेंडिकुलर जो भी कुछ लेना आप ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर जो है पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो पाइथागोरस का मतलब हो गया कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए पी बी, चलो पी भी लिख सकते हो पहले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ए पी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। यहाँ पर ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। अब ठीक है, तो ये हमने ये जो यहाँ पर उसने सरकमफेरेंस पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था, उसकी वजह से हमने ये पाइथा हमको ये पता लग गया कि यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई होगी। अब जो उसने लास्ट में स्टेटमेंट बोला था यहाँ पर, ये कि पी जो डिस्टेंस है पी की, ठीक है, ये जो पॉइंट पी है इसकी जो डिस्टेंस है ए से, ये पॉइंट पी है, पी की जो डिस्टेंस है ए से, वो कह रहा है कि 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द बी। मतलब ये डिस्टेंस ये कह रहा है कि मतलब अगर ये डिस्टेंस ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर की है,
तो AP की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 35 प्लस कर दो आप 21, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 55। तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये PB है ये जितनी भी होगी AP उसका 35 ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो PB है, PB को हम x मीटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है लेट कर लेते हैं, लेट AB इक्वल टू x मीटर। तो हमने यहाँ पर ये लेट कर दिया कि जो AB की डिस्टेंस है वो कितनी है। तो फिर ये तो हमने ये ले लिया कि ये जो है हमारे पास x मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस x मीटर। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास, AP इक्वल टू 35 प्लस x, ये हमारे पास इतने मीटर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर, और ये कितना दे रखा है AB उसने बोला है डायमीटर, ये इसने उसकी वैल्यू जो है 65 मीटर दी हुई है। तो अगर आप डायग्राम के अंदर देखो तो उसने बोला है कि जो AB है ये लिखा हुआ है यहाँ पर 65 मीटर इसकी जो है डायमीटर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो AB की वैल्यू 65, तो आप 65 का स्क्वायर कर दो, और AP कितना है यहाँ पर, AP है यहाँ पर 35 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, और पीवी कितना है यहाँ पर, ये पीवी, तो पीवी कितना हो जाएगा यहाँ पर, पीवी है एक्स स्क्वायर। तो ये अब हम यहाँ पर ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो ए प्लस, देखो 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। 65 का स्क्वायर करना है आपको, तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करना हो, तो हम क्या कर, मतलब जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे यहाँ पर 65 है तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे करना होता है, ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर यहाँ करके लिख दो, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और ये जो 6 है, 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रख दो, 6 और 7 की, तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। तो अब इसका मतलब 65 का जो स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 42 25। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो 35 का स्क्वायर, ये ए प्लस, देखो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने के लिए जा रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो अब हम यहाँ पर ये जो 35 है इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 35 वाले में भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लो कि 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। तो इसका मतलब 35 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और 225। फिर एक्स का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर, और 2ab का मतलब हो गया 2 का रोल 2 और a का रोल यहाँ पर 35, यानी 35 टू जा 70, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 70x, और ये जो एक्स स्क्वायर था इसको ऐसे लिख लो। मैं ये हटा देता हूँ। अब देखिए ये जो ये है, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 4225, और ये 1225 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाइड आने के बाद ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 70x। अब इनको आप माइनस करो तो 0 0 0 और यहाँ पर 3, तो 3000 रह जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 70x। अब देखो इधर से मैं ना 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 35x, और ये जो 3000 है इसको कैंसिल कर लेते हैं हम 2 की टेबल से, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 1500। तो अब हमारे पास ये जो बचा, अब इसके हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करने का मतलब हो गया, अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 35x। ये जो 1500 है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, और ये इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर प्लस का 35x माइनस का 1500। अब देखिए यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे,
तो मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ जीरो को, उसके इधर भी रह सकता है आपका, ऐसा नहीं कि कोई ये गलत है, गलत नहीं है, ये तो अपनी मर्जी होती है। अब देखिए यहाँ पर मुझको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 1500 आ जाए और माइनस करके 35 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर लाओ। ये कहाँ से मिलते हैं दो नंबर? देखो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये जो 1500 है ना, इसके फैक्टर कर लो। तो ये 1500 लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 × 10 × 10, इसके प्राइम फैक्टर करो 3 के, और सॉरी 15 के, तो 15 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 2 × 5, फिर 10 के करो 2 × 5, और इसके करो और इस वाले 10 के। तो हमने यहाँ पर अब इसी में से हमको कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना होता है जरा समझो यहाँ पर। देखो अगर मैं इस 3 और इस 2 और इस 5 और इसको ले लूँ, तो देखो कितना बन जाएगा। यानी मैंने 3 × 2 × 2 और ×5 एक नंबर ले लिया, और ये 5 बचा, ये 5 बचा, इन दोनों को एक साइड यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब देखते हैं कितना बचता है। कैसे, क्या दो नंबर बनते हैं या नहीं बनते हैं। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ गया, 10 और 10 और ये 6 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 और यहाँ पर 25। तो अगर मैं 60 माइनस 25 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 25 करने से 35 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3000 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने ये ठीक है, आप देख भी सकते हो कि 60, ये कितना माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 5 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी देख कर सकते हो, आपको अगर नहीं आता है तो ये करोगे तो आपके पास 25 सिक्सा कितने होते हैं, 25 सिक्सा हो जाएंगे आपके 300। ठीक है, तो ये 3000 आ जाएगा। तो हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। तो ये तरीका जो है, क्योंकि बच्चों को देखो क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आती नहीं है फैक्टराइजेशन से, और ऐसा भी नहीं है कि इसको सीखना नहीं चाहिए, आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अब हम, अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो अब ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर 35 को ऐसे लिख लेता हूँ, 60 माइनस का 25 ब्रैकेट के अंदर बंद, और माइनस का 1500 इक्वल टू 0। तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ इधर, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर और 60x माइनस का 25x और माइनस का 1500 इक्वल टू 0। देखो पेयरिंग करके मैं यहाँ से कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से हम x बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 60, और यहाँ से 25 आप बाहर ले लो, तो जब 25 बाहर लोगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब देखो सॉरी, मैंने यहाँ पर माइनस लिया है तो ये अंदर प्लस रह जाएगा। तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें बन गई है, तो जब एक जैसी चीज़ें बन गई तो इसका मतलब हमने अपनी जो वर्किंग है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो x प्लस 60 एक ब्रैकेट के अंदर बंद करो, और ये जो x प्लस 60 था इसके साथ क्या x था, इसको दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ पर कितना बचा था माइनस का 25, इनको मैंने यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो अब मेरे पास में ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब मैं यहाँ पर एक बार x प्लस 60 इक्वल टू 0 के इक्वल करूँगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 16, 16 ही माइनस का, हाँ माइनस का 60। अब देखो ये जो माइनस का 60 आया इसको हम इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि x है क्या, x हमने p से लेकर b तक की डिस्टेंस को लेट किया था, लेकिन ये तो डिस्टेंस कभी नहीं जो है -1 ही होती है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग। ठीक है, अब तो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू बची कौन सी, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा पेज ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस का 25 इक्वल टू 0। आप केस नंबर 1 केस नंबर 2 करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है एक्सेप्टेड है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम उसने पूछा था, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि हमको पीवी बतानी है, पीवी, तो पीवी को हमने एक्स लिया है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर पीवी।
तो पी भी हमने यहाँ पर एक्स मीटर लेट किया था, एक्स मीटर, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो 60 वाली वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि वो निगेटिव आ रही है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो माइनस की नहीं होती है, तो 25 मीटर। और दूसरी क्या थी हमारे पास, एपी, एपी कितनी थी, एक्स प्लस 35। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 35, तो इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर। तो 60 मीटर हमारे पास, तो दो आंसर मतलब ये आ गए, तो आपके जो है पूरे 5 नंबर पक्के हो गए। इस टाइप से इसको हमने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का आया था, तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक है, और कुछ नहीं है। तो जैसे फाइंड, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज रियल रूट्स। अब यहाँ पर समझो, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई। मैंने आपको बताया जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो और डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो, तो इन दो केस के अंदर जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। लेकिन इसने ये नहीं बोला ये वाला केस है या ये वाला केस है, ठीक है। तो इसमें भी रूट्स रियल होते हैं, इसमें भी रूट्स रियल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर इसके इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, ये ऐसा कंबाइन कर दिया जाता है कि डी जो है ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, तो इस टाइप से हम लेकर चलेंगे यहाँ पर कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, इन दोनों केस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, और कुछ नहीं है, यहाँ से जो भी पी की वैल्यू आएगी वही हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि और कुछ इसके अंदर मतलब मुश्किल है, बस यही थोड़ा सा चीज़ था, अजीब सी चीज़, मतलब अजीब सी क्या, ये इनइक्वलिटी आपके यहाँ पर 11th क्लास में इनइक्वलिटी है, तो यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, जरा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कोई मुश्किल है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, जो इक्वल में होता है वो यहाँ हो जाएगा। फाइंड द, और लास्ट में जो पी की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे, और फिर हमको रूट्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो भी हमारा देखो कीवर्ड जो है वो आपके, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें डिकोड करना आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर और पी प्लस 1 एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसके हम हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे कंपैरिजन कर देते हैं। तो कंपेयरिंग करने पर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -2। देखो कुछ बच्चे ना साइन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका हो सकता है गलत हो जाए। और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर बी। तो हम ये डी की वैल्यू निकालते हैं। और ये क्यों, आप, मैंने बता दिया आपको कि हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो रियल रूट्स बोले हैं उसने, उसकी वजह से हमने लिया है, क्योंकि रियल रूट्स इक्वल और ग्रेटर देन 0 दोनों के अंदर रूअल जो है रियल रूट्स होते हैं, उसकी वजह से हमने ये लिया है। अब तो डी का फॉर्मूला हमको पता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बाकी कोई चीज किसी भी चीज में चेंज नहीं है, बस यहाँ पर जो इक्वल आ रहा था ये थोड़ा सा ग्रेटर देन और इक्वल की चीजें आने लग गई। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये है, तो हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये बी, ये जो है यहाँ पर बी है, ये बी नहीं है, ये बी है, तो वैल्यू रखते हैं -4। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1। और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी स्क्वायर। इसको बस ऐसे चलने दो, और कुछ नहीं, जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। और p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। हाँ देखो ये जो है, मैंने ये जो स्क्वायर लगा हुआ था वो -2 पर भी है, तो -2 का स्क्वायर तो मैंने कर दिया। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। तो 4 को तो ऐसे ही रखो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2ab। 2ab का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2p। और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4p स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया।
तो इसको इतने वाले पोर्शन को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा देता हूँ। देखो पी यहाँ से पी नहीं 4 आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो सभी में से 4 कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2p, और यहाँ पर 4 आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, पी स्क्वायर। तो ये 4 को 0 में उधर भेज दो तो सीधा कितना बचा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p और माइनस का पी स्क्वायर। अब देखो ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस का ये पी स्क्वायर प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 प्लस 2p। अब आपको करना क्या है, जैसे नॉर्मली आप ट्रांसपोज करते हो, जैसे 1 है, वैसे तो नियम तो इसका कुछ और है, लेकिन आप बस नॉर्मली आप सोचो ये जैसे 1 इधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का, तो 2p को नहीं करना है बस आपको। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है, जो 2p है इसको ट्रांसपोज करके नहीं ले जाना है आपको, 1 को ही ले जाना है। तो आप, मैं इसको हटा देता हूँ, तो 1 इधर कैसा है, इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का है। तो ये जो p है, p को नहीं भेजना है कहीं भी, साइन नहीं बदलने हैं आपको और p को कहीं नहीं भेजना। बाकी जो नंबर हैं वो नॉर्मली इधर उधर जा सकते हैं। तो माइनस का 1 ऐसे लिखो और ये इधर p के मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे 2। तो मतलब ये क्या है, यही मिनिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द p। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p की जो वैल्यू आ गई हमारे पास इज माइनस का 1/2। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसे लिख दो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा मतलब जरा सा एक ऐसा आपको लगा होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल क्या सिस्टम क्या चल रहा है, तो इससे आपको मतलब टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद में अब उसने बोला था कि जो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स भी निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकालोगे, जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको पहले लिख लो और फिर p की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 और फिर p स्क्वायर। तो मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ जो p में लिखी हुई थी। तो कितनी थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स और यहाँ पर था पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दे रखी है क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर ये जो p की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू रखने के लिए जा रहा है, जहाँ भी p दिखाई देगा उसकी जगह हम ये रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1, p की वैल्यू रखो माइनस का 1/2 और x को ऐसे ही रहने दो। देखो p की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम ले लो, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 और बाहर x ऐसे लिख दो। माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू ए। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई एक्स। अब देखो यहाँ से ना कुछ बच्चों को मुझे लगा समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने का मतलब, अब देखो जरा, अगर नहीं आता है आपको तो आप नॉर्मली आप देखो जरा इसको, ये जो ये जो लिखा हुआ था जरा ध्यान से देखना, ये जो 1/4 था 1/4 को मैंने ऐसे लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, दोनों की दोनों जो है सेम ही आ जाएंगे यहाँ पर। तो x की वैल्यू एक 1/2 और दूसरी वैल्यू भी देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो सकता है आपने a की वैल्यू लिखी है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए ऐसा लिख देना दोनों वैल्यू, दोनों वैल्यू भले से सेम है। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये वाला जो स्टेप है मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दूसरे तरीके से यहाँ पर देखो, तो दूसरे तरीके से करने का क्या मतलब हो गया, इतना तो सबको समझ में आ गया। 2 से 2 हटा देता हूँ मैं, ऊपर नीचे, तो कितना रहेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो सभी में मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस 4 को 0 में भेज दो, तो
जब हम 4 को 0 में भेजेंगे तो कितना रह जाएगा ऊपर? ऊपर रह जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस करके 4 आ जाए, तो इसका मतलब 2 + 2 और 2 × 2। तो इसको लिखो 2 + 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। पेयरिंग करके कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या लोगे? यहाँ से ले लो आप 2x ले लो, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1। और यहाँ से माइनस का 1 बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज़ें हो गई, तो इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो। दूसरी जो रिमेनिंग चीज़ें रहेगी उनको दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। और आप देख पाओगे ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसी चीज़ है। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। एक बार इसको 0 के इक्वल करो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं केस नंबर 1 में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के इसको 0 के इक्वल करूंगा, और दोनों एक्सप्रेशन एक ही है। यहाँ से आप दिखा दो या एक को सॉल्व कर दो, एक फिर वैल्यू दो बार लिख दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x, 1 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1/2। ठीक है। और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 को आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, जो रूट्स हैं वो एक ही जैसे आ गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रूट्स एक जैसे आए या कुछ आए। बस हमने दोनों वैल्यू निकाल के दिखा दी है। तो ये तो था हमारा जो क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। और आप देख सकते हो कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसकी क्या डिफिकल्टी लेवल होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू की फॉर्म का है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने हैं तो आपको डी की जो वैल्यू है वो किससे 0 से बड़ी दिखानी पड़ेगी। अगर 0 के इक्वल आ गई तो आप बोलोगे जो रूट्स हैं वो इक्वल और रियल होंगे, या रियल रियल और इक्वल, जो भी आप कुछ बोलो। या फिर अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है यानी माइनस में आ रही है, तो उस केस में जो डी है डी माइनस का आएगा। तो फिर हम ये बोलते हैं कि जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होते तो फिर कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। फिर उसके बाद में रूट्स अगर रियल और अनइक्वल हैं या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में डी की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हमारे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास देखते हैं। तो ये है b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे। तो देखो ये पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और जो c है वो 0 है। c नहीं दे रखा है तो c की वैल्यू 0 है। तो मैं सीधा यहाँ पर b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी तो सी की वैल्यू 0, मतलब ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो कितना बचा? डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो मतलब कैसी आ रही है? 0 से बड़ी है। तो 0 से जब बड़ी है तो हम क्या लिखेंगे? 0 से बड़ी तो दिखा ना। 0 से जब भी डी की वैल्यू बड़ी आती है तो इसका मतलब यही होता है कि जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल, या रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो ऑप्शन है वो ये ए ही ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो उसमें दोनों क्वेश्चन ऊपर मैंने दिखाया, यहाँ पर ए ही ऑप्शन दे रखा है। अब एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको देखते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स। इक्वेशन के रियल रूट्स कौन सी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स नहीं है? रियल रूट्स नहीं है तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि जो डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी आनी चाहिए। 0 से छोटी आने का मतलब वो माइनस में आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो बी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, और ये क्या है? ये क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है। तो दोनों में से ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, तुक्केबाजी भी ध्यान से नहीं लगाते। तुक्केबाजी भी लगाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड से आपको जाना चाहिए कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड तभी काम करता है जब आपको नॉलेज है ऑप्शनों की। नहीं है तो फिर देखो गलत हो जाएगा। जैसा ये लीनियर इक्वेशन है,
तो इसके दो रूट्स तो नहीं होने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, बी वाला ऑप्शन नहीं है। और ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन ये बचे। तो हम अगर पहले वाले ऑप्शन में से डी निकालें तो डी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 0 है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 0, यानी डी यहाँ से जो है 0 आ गया। तो जब डी की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलते हैं जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेकिन हमको रियल और इक्वल नहीं चाहिए, हमको चाहिए, वो कह रहे हैं कि जिसके रूट्स रियल ना हो। वो कह रहे हैं रूट्स रियल नहीं होनी चाहिए, तो रूट्स रियल नहीं होने के लिए डी का निगेटिव आना जरूरी है। तो अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ही ऑप्शन है ये इसका आंसर। फिर भी आप चेक देख लो डी की वैल्यू जो है, अगर रूट्स रियल नहीं है तो मतलब डी माइनस का आएगा। तो चेक करते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर b कितना है, b की वैल्यू यहाँ पर है 1, सॉरी 1 नहीं 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 a की वैल्यू यहाँ पर 1, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। देखिए माइनस का 4 आ गया, तो d कैसा है, d हमारा 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आता है तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होंगे या रूट्स रियल नहीं होंगे। तो आप आंसर जो है हमारा सी ऑप्शन हो गया। तो ये आपने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, नए नए लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ में। देखो पिछले साल के आपको बोर्ड के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आपका जो स्कोर है मतलब वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता तो मतलब आप ये तो पास तो हो सकते हो, अगर कुछ नहीं आता पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन आपको करके जाते हो तो पास तो हो जाओगे। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छे से 80 में से कम 80 लाऊं, मतलब 80 में से 80 लाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको फिर पिछले साल के क्वेश्चन और हार्ड वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। देखो पिछले साल के क्वेश्चन करने के दो तीन फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका दिमाग चलता है कि हाँ किस टाइप के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसकी लेंथ कितनी बड़ी होती है, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी आपको एनसीईआरटी से हटकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी में से बिल्कुल ही नहीं आते, एनसीईआरटी में से आते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो 80 में से 80 या फिर 70 प्लस का रिटर्न में लाना चाहते हो, तो देखो एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आपको पास वास होना है तो और थोड़ा सा ठीक ठाक मार्क्स आ जाए तो आपका एनसीईआरटी काफ़ी है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर अपने लेक्चर में मिलते हैं दूसरे में। मेरे पीपीटी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो।